सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और है प्रस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो नया राजन सीरीज है 2025 संस्करण, इसके सभी बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न मैं करा चुका हूं और पिछले क्लास में मैंने आपके लघुत्तरीय प्रश्न जो है उसको स्टार्ट किया था और जिसमें 10 प्रश्न जो है मैं करा चुका हूं। अब ये आपके लघुत्तरीय प्रश्नों का सेकंड पार्ट है और इससे पहले क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो आपको मैथ की सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। देखिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में सभी में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल जाए कि हाँ, बहुत ही अच्छे ढंग से आपके जो राजन सीरीज के इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो सीरीज में कुछ प्रश्न गलत भी दिए गए हैं, गलत सोल्यूशन किया गया है, उनको सही करा करके कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है एक बार में और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। ठीक है, तो जरूर शेयर करिए सभी ग्रुपों में, सभी मित्रों को बताइए। अब चलिए हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 11 है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1,94,499 में घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब बोल रहा है कि एक संख्या दी गई है, इस संख्या में से हम क्या छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि जो प्राप्त संख्या हो वह हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, आपको पता है कि ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल जो होता है वह एक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 4 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी, इसी तरीके से 16 पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी, 25 भी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी क्योंकि 25 का भी वर्गमूल जो है एक संख्या आ रहा है। अब यहां से ध्यान दीजिए कि हम किस प्रकार से इस सब का, तो जो छोटी संख्याएं हैं उसका तो हम समझ जा रहे हैं, ये एक बड़ी संख्या है, इसका हम कैसे निकालेंगे कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है और कितना घटा दें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो ये निकालने के लिए जैसे हम वर्गमूल निकालते हैं उस तरीके से हम इस संख्या को लिख लेंगे। देखिए, वर्गमूल निकालने में इस प्रकार से हम संख्या को लिख लेते हैं और दाहिने तरफ से दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दो दो संख्याओं का बन गया सभी का। अगर यहाँ 19 की जगह केवल 1 होता तो 1 का जोड़ा बनता, केवल एक संख्या का। ठीक है, लास्ट में। अब देखिए, यहाँ पे हम भाग देते हैं, किस तरीके से भाग देते हैं हम देखते हैं पहले जोड़े को। पहला जोड़ा है यहाँ पे हमारा 19। अब 19 ऐसी संख्या हमको खोजना है जिसका वर्ग जो है वह 19 के बराबर हो या 19 से छोटा हो। देखिए, 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग हो जाता है 25। तो 4 का वर्ग जो है वह 19 से जस्ट छोटा है, तो यहाँ पे 4 बार भाग जाएगा। ठीक, 4 चौक 16 हो जाएगा और फिर यहाँ 4 जुड़ भी जाएगा, तो 4 जुड़ेगा तो 8 और यहाँ पे इकाई का स्थान खाली रहेगा और ये 19 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3, और अगला पेड़ उतर जाएगा 44। ठीक, अब यहाँ पे हमको 8 के बगल इकाई के स्थान पे 1 से लेकर के 9 तक कुछ लिखना है और जो संख्या लिखेंगे वही उसी अनुसार यहाँ पे संख्या बनेगी और उसी से गुणा होगा। जैसे 1 लिख दिया तो 81 बन जाएगा और 1 से ही गुणा होगा, एक बार जाएगा और यहाँ 81 लिखा जाएगा। और 2 लिखेंगे तो 164 और 3 लिखेंगे तो वही 200 आपका 83 होगा और 3 बार गुणा होगा यहाँ पे, तो 240 के आसपास, मानिए 250, और ये 4 लिख देते हैं तो लगभग इस संख्या के हम पहुंच जाएंगे। तो 4 बार ले जाते हैं। देखिए, 4 चौक 16 के 6 हासिल लगा 1 और 8 चौक 32 और 1 33, तो 336 हम पहुंच गए और 4 यहाँ जुड़ भी जाएगा। 4 जुड़ेगा तो ये संख्या हो जाएगी 88 और अब घटा लीजिए 444 में से 300
344 में से 336 घटाएंगे तो बचेगा 8, और उसके बाद अगला पेयर उतार लीजिए तो 99। अब देखिए यहाँ पे 88 के बगल हमको 1 से लेकर के 9 तक कुछ लिखना है, तो 1 लिख देंगे तो 8 से 81 वैसे हो जाएगा। 881 हो गया एक बार में। तो अब घटा लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 8 और यहाँ पे बचेगा 1, 18। एक बार गया तो यहाँ पे बच गया 18। तो शेषफल यहाँ पे आपका कितना आ गया, शेषफल आपका आ गया 18। यानी कि अब ये जो 18 शेषफल बच रहा है आपका, अगर यही 18 नहीं होता, ये छोटी होती संख्या, तो ये पूरा पूरा आपका जो संख्या है ये आपका पूरा वर्गमूल होता। तो इसलिए यहाँ पे 1,94,499 में से 18 अगर घटा दिया जाए तो आपको मिल जाएगा 1 और ये 8, उसके बाद 4 4 9 1, 1,94,481। ये किसका वर्ग होगा, 441 का अगर वर्ग करते हैं या इसका वर्गमूल लेते हैं तो 441 आएगा। ठीक, तो पूर्ण वर्ग संख्या ये हो जाएगी आपकी, और वह छोटी से छोटी संख्या जो घटा देने पे ये पूर्ण वर्ग बन रही है, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, 18 होगा। ठीक, तो 18 आपका सही उत्तर हो जाएगा। और 2022 में जो एग्जैक्ट प्रश्न पूछा था, जो संख्या दी थी, वो मुझे एग्जैक्टली अब याद आ रहा है। देखिए आप यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा। यहाँ पे जो संख्या आपको परीक्षा में पूछा था पेपर में, वह 1,94,491 था। 1,94,491। ठीक है, जो यहाँ पे 99 दिया है 91 था, और यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या जो मिल रही थी घटाना, वो 10 मिल रहा था। वर्ग जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो तो वही रहेगी, आपके पेपर में कुछ भी दिया हो। तो यहाँ पे आपने नंबर बदल के भी सॉल्व कर लिया, तो आपको सही उत्तर इसका 18 ही है, और ये संख्या अगर दी रहेगी तो सही उत्तर जो है वह 10 है। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ गए कि हाँ करना क्या है, किस तरीके से करना होता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद है कि यह प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमने किस तरीके से निकालना है एक बार और मैं डिस्कस कर देता हूं। आपसे एक संख्या दी गई थी और बोल रहा था कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दिया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखिए इसमें हमने वर्गमूल निकाला और हमको शेषफल मिला। जो शेषफल मिल रहा है वही अगर नहीं होता, वही अगर घटा दिया जाए, तो जो संख्या है वह पूर्ण वर्ग बन जा रही है। तो यही छोटी से छोटी संख्या होगी जो घटाने पे पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब और भी संख्या जो है, बड़ी संख्या भी घटाने पे आपको कुछ पूर्ण वर्ग संख्याएं मिल जाएंगी, लेकिन हमसे पूछा है क्या, छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी यही होगा 18। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, समीकरण 12x² माइनस 11x माइनस 15 को हल कीजिए। तो देखिए 12x² माइनस 11x माइनस 15 बराबर 0 को हल करना है। तो हल करने से पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। और गुणनखंड करने के लिए हम कंपेयर करते हैं इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस इक्वेशन से। तो a का मान कितना है 12, b का मान -11, c का मान -15। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 12, b की वैल्यू है -11 और c की वैल्यू जो है -15 है। सबसे पहले a इंटू सी निकालते हैं। a है 12 गुणे -15, ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 दूनी 30 के शून्य, यहां से लगा 3 और 15 के नाम 15 3 18 -180, -180 आ गया। तो अब b जो है हमारा -11, इसको दो पदों में तोड़ना है, जिनका गुणा जो है -80 आना चाहिए और जो जोड़ है वह -11 आना चाहिए। ठीक, तो ऐसे दो पदों में अगर तोड़ना है तो ये हो जाएगा आपका -180 लाने के लिए -20 और +9,
ठीक, तो -20 का गुणा होगा 9 में तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 -180 और -20 और 9 का जोड़ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -11 जितना आना चाहिए। तो ये हो गया आपका इस तरीके से। अब यहाँ पे समझिए कि इसको कितना लिख सकते हैं, 12x² माइनस, अब हम लिख देंगे -20x + 9x। अब -11x को हम कितना लिख सकते हैं, -20x + 9x, क्योंकि जोड़ जो इसका करेंगे -11x ही देगा और इस तरीके से लिखने से हमारा गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, जो कि हमने यहां से पता किया है इस तरीके से। तो अब देखिए इस तरीके से हमने लिख दिया -11x को -20x + 9x जोड़ -11x ही आएगा, कोई अंतर नहीं हुआ इन दोनों लाइनों में। बस अब हमारा गुणनखंड हो जाएगा, दो दो का हम पेयर बना लेंगे, हमारा गुणनखंड हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए 12 और 20 में क्या कॉमन मिल सकता है, 4, क्योंकि 4 त्रिक 12 होता है, 4 पच्चे 20 होता है और x यहाँ पे x² है, यहाँ x है तो x कॉमन मिल जाएगा कम से कम। और ये हो गया हमारा 12x में से आपका 12x² में से 4x कॉमन आ गया तो क्या बचा 3 और ये x। ठीक, तो ये हो जाएगा 12x² माइनस ये हो गया आपका 5, यहाँ पे बच जाएगा -5। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3x और -5 बराबर 0। अब देखिए 3x - 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो 3x - 5 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचा है आपका 4x और ये +3 बराबर 0 हो गया। अब इसके बाद देखिए यहां तक आपका ये गुणनखंड हो गया, मतलब जो पद इस तरीके से आपका जोड़ घटाने में दिया था उसको आपने दो पदों को इस तरीके से दो बीजीय व्यंजकों के गुणे के रूप में आप ले आए। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए गुणे के रूप में है तो इसको हम बराबर के उधर भेज सकते हैं, तो 3x - 5 को बराबर के उधर भेज देंगे तो 4x + 3 बराबर हो जाएगा 0/3x - 5, जो ये है गुणे में इधर जाएगा बटे में हो जाएगा। अब समझिए कि जब बटे में हो गया तो बटे में, शून्य के बटे में कोई भी संख्या हो उसका मान शून्य ही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x + 3 बराबर 0 और 4x बराबर हो जाएगा -3 और x बराबर हो जाएगा -3/4। ये हमारा उत्तर हो गया x का मान। ये x का एक मान आया जब हमने 3x - 5 को बराबर के उधर 0 के नीचे भेजा, और इसी तरीके से दूसरा मान आएगा जब हम 4x + 3 को बराबर के उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 5 बराबर 0 के और 3x बराबर हो जाएगा 5 और x बराबर हो जाएगा 5/3। तो दो वैल्यूज आपको मिल गई x की, -3/4 और 5/3। ये दो वैल्यूज हो जाएंगी जो इस समीकरण का हल होंगी, यही आपको निकालना था। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र के आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र के आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ पे समझिए कि एक पिता और पुत्र की बात हो रही है और बताया जा रहा है कि 5 वर्ष पहले की अगर बात की जाए तो जो पिता की आयु थी वह अपने पुत्र के आयु की 3 गुनी थी। मतलब अगर पुत्र की आयु 5 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी थी, 15 वर्ष। लेकिन पॉसिबल नहीं है, तो मान लेते हैं पुत्र की आयु 10 वर्ष थी तो पिता की आयु कितनी थी, 30 वर्ष। ठीक, अब समझिए इसके बाद 10 वर्ष बाद क्या हो रहा है, 10 वर्ष बाद बोल रहा है कि पिता की आयु जो है वह पुत्र के आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे अब आपको पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है। तो यहीं पे मान लीजिए, अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं पुत्र की, देखिए यहाँ पे 2 अननोन है, 2 चीजें हमको निकालना है, पिता की आयु और पुत्र की आयु। ठीक, तो पुत्र की वर्तमान आयु मान लीजिए
x है और पिता की वर्तमान आयु मान लेते हैं y। ठीक, अब दो चीजें आपसे बोल रहा है, दो बातें यहां पे बता रहा है। एक बात कर रहा है 5 वर्ष पहले की, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। अब दिमाग में लाइए कि पुत्र की आयु कितनी रही होगी। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु रही होगी, जितना आज है x उसमें से 5 घटा दीजिए, और पिता की आयु कितनी रही होगी, जितनी आज है y उसमें से 5 घटा दीजिए। और 5 वर्ष पहले की जब बात कर रहा है तो बता क्या रहा है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले पुत्र की जो आयु थी, 5 वर्ष पहले पिता की जो आयु थी यानी कि y माइनस 5, यह पुत्र के आयु की 3 गुनी थी, यानी कि 3 गुना x माइनस 5, ये समझ लीजिए यहाँ पे। ठीक, ये पिता की आयु है y माइनस 5, ठीक, 5 वर्ष पहले, जो कि 3 गुना है किसके, पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले। अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए चाहे तो y माइनस 5 बराबर हो जाएगा 3x माइनस 15, और अब इसको लिख सकते हैं, देखिए 3x माइनस वाई माइनस 15 प्लस 5 बराबर 0, ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 10 बराबर 0। ठीक, इसको इतना लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए ये हमको मिल गया हमारा पहला समीकरण। इसमें हम कर क्या रहे हैं ये समझिए आप, कि हमको पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है, जो हमने मान लिया है x और y। और 5 वर्ष पहले की जो बात की गई है उसमें हमने देखा पिता और पुत्र की आयु कितनी रही होगी 5 वर्ष पहले, और जो आपको बात बताया गया है कि पिता की आयु जो है वह 3 गुनी है, उसी के अनुसार हमने एक समीकरण बना लिया। अब देखिए x y दो अननोन है, तो कम से कम 2 समीकरण हमको चाहिए होंगे, 2 सरल समीकरण जिसको हम सॉल्व करके x और y का मान निकाल सके। तो जो एक बात और बताई गई है यहाँ पे 10 वर्ष पहले की बात, तो 10 वर्ष बाद की बात, तो 10 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी, जो पुत्र की आयु हो जाएगी x धन 10 और पिता की आयु जो हो जाएगी y धन 10, ये समझ गए आप। अब इसके बाद क्या बोल रहा है आपसे कि जो पिता की आयु है यानी कि y धन 10 जो है वह बराबर हो जाएगा 2 गुणे x धन 10, पुत्र के आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे y धन 10 बराबर 2x धन 20, और इसको लिख सकते हैं 2x माइनस वाई, y उधर गया और 10 उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, तो ये 10 बचेगा। तो ये हो गया 2x माइनस वाई प्लस 10 बराबर 0। ये आपको 2 समीकरण मिल गए। अब यहां से आपको सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें से आप चाहें पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा दीजिए, तो क्या लिखा जाएगा, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को जब घटाएंगे तो लिखा जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 10 बराबर 0 के है, और 2x माइनस वाई प्लस 10 बराबर 0 के है। अब घटाएंगे तो ये जब घटाना होता है तो नीचे वाले जितने पद होते हैं उनका चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस होता है माइनस, जो माइनस होता है वो प्लस। तो अब इसके बाद देखिए 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा, और माइनस वाई में प्लस वाई जुड़ेगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ माइनस 10 है और यहाँ पे भी माइनस 10 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 20 हो जाएगा बराबर 0। और x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 20 आ गई। यहां से x की वैल्यू 20 आ गई तो किसी भी में आप क्या x की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। x का मान यहीं पे लिख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है 3x, यानी कि ये हो जाएगा 3 गुणे 20
माइनस वाई माइनस 10 बराबर 0। वाई को उधर भेज दीजिए तो वाई बराबर हो जाएगा ये 3 × 20 यानी कि ये हो गया 60 माइनस 10। वाई का मान हो गया 50। वाई हो गया 50 यानी कि पिता की जो वर्तमान आयु है वह है 50 वर्ष और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वह है 20 वर्ष। ठीक, तो 20 वर्ष और 50 वर्ष ये आपका उत्तर आ गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है यदि कोण ADC, यहाँ पे एक वृत्त आपको दिख रहा है, वृत्त पे ही चतुर्भुज बन रहा है तो इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और कोण ADC 140 अंश दिया गया है और कोण BAC का मान ज्ञात करना है। BAC यानी कि ये वाला कोण, इसका मान निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग होता है 180 अंश, यानी कि कोण D और कोण B आपको सम्मुख कोण दिख रहे होंगे, इनका योग जो होगा वह 180 अंश होगा। तो 140 और ये 40 मिलेगा तब ना 180 अंश बनेगा, तो ये कोण आपको मिल जाएगा 40 अंश। आपको D का मान दिया गया है कितना, 140 अंश। कोण B बराबर 180 अंश है, तो कोण B का मान हमारा कितना आ गया, कोण B का मान आ गया हमारा 40 अंश, जो यहाँ पे हमने दर्शा दिया। अब इसके बाद देखिए ये केंद्र O आपको दिख रहा है और A और B दिख रहा है, तो यहाँ पे केंद्र से होकर जाने वाली जीवा हमारी क्या होती है, व्यास होती है। ठीक, तो ये हमारा व्यास हो गया। अब इसी व्यास द्वारा ये व्यास क्या करता है, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ऊपर आधा पार्ट हो गया, नीचे आधा पार्ट हो गया। अब आपने सुना होगा, आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। व्यास द्वारा जो कोण बनाया जाता है परिधि पे वह समकोण होता है। तो ये देखिए AB व्यास है और इसी AB के द्वारा ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है। तो ये कोण कितने अंश का होगा, ये 90 अंश का होगा। यहां से लिख सकते हैं कि कोण ACB अर्धवृत्त में बना कोण है, अर्धवृत्त में बना कोण है। तो यहाँ पे कोण ACB का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। अब इसके बाद आइए त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में ये त्रिभुज जो दिख रहा है ACB में 2 कोण आपको पता है, तो ये तीसरा कोण पता कर सकते हैं, क्योंकि तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वह होता है 180 अंश और 2 कोणों का योग कितना है, 90 और 40 130 अंश। तो ये कितना बचा, ये 50 अंश। इस कोण का जो मान हो जाएगा, कोण आपसे जो पूछ रहा है यहाँ पे कोण BAC, इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 50 अंश। ठीक, तो बहुत ही आसानी से 3 चीजें यहाँ पे लगेंगी आपकी, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, अर्धवृत्त में बना कोण और त्रिभुज के अंतः कोण। ये 3 प्रमेय अगर आपको पता है तो आसानी से देखते ही यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं और लिखना भी बहुत आसान है आपके लिए। यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज वाला प्रमेय दर्शा दीजिएगा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, यहाँ अर्धवृत्त में बना कोण है और त्रिभुज के तीनों अंतः कोण। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा व्यास का अनुपात 3:2 है, आयतन 1078 घन सेमी है, तो उसका ऊंचाई क्या है। आप समझिए कि एक लंबवृत्तीय शंकु की बात की जा रही है, जोकर वाली टोपी। अब यहाँ पे आपको ऊंचाई और व्यास का अनुपात दिया गया है, तो माना जिस अनुपात में आपको दिया रहता है उसी अनुपात में आपको x का गुणा करके मान लेना होता है। देखिए ऊंचाई और व्यास का अनुपात दिया गया है 3:2, तो ऊंचाई मान लेते हैं 3, पहले ऊंचाई आ रहा है तो ये पहले ऊंचाई वाला है, तो इसमें x का गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया माना ऊंचाई 3x और व्यास जिस अनुपात में दिया है उसी अनुपात में मानिएगा,
तब आपका जो है जो सोल्यूशन होगा वह सही होगा। तो ऊंचाई हमारा 3x हो गया और व्यास हमारा 2x हो गया। और यहीं पे अगर त्रिज्या निकाले तो व्यास में 2 से भाग करेंगे तो त्रिज्या जो हो जाएगा x हो जाएगा। अब आपको दिया गया है क्या, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया गया है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, त्रिज्या है x तो x का स्क्वायर और ऊंचाई आपका है 3x, जो कि आपको शंकु का आयतन दिया गया है 1078। यहाँ पे बटे में 3 है और यहाँ पे गुणे में 3 है, ये दोनों कैंसिल हो गए। और इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा x में होगा तो ये x क्यूब हो जाएगा और पाई को इधर भेज दीजिए तो 1078 बटे पाई, x क्यूब बराबर 1078 बटे पाई, पाई कितना होता है 22/7, तो 7 जो बटे में है यहाँ गुणे में हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसको हम अगर काटें तो 22 जो होता है 11 से कटता है या 2 से कटता है, तो 2 से ही काट लीजिए तो ये 11 बचेगा और ये 5 और उसके बाद 3 और ये कितना हो जाएगा 3 18 9। फिर इसके बाद देखिए 11 से क्या कटेगा तो 11 11 चौक 44 और बचेगा कितना यहाँ पे बच जाएगा 9 और 99, तो ये 4 और 9 49 बार में कट जाएगा। तो ये x क्यूब बराबर हो गया 49 गुणे 7 और x क्यूब बराबर लिख सकते हैं 49 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 7 और ये गुणे 7 है ही, तो x बराबर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 7 का क्यूब। x का मान कितना आ गया 7, x की वैल्यू जब 7 आ गई तो आपसे पूछ क्या रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो 3 गुणे 7 21 सेंटीमीटर, ठीक, क्योंकि ये घन सेंटीमीटर में दिया है तो आपकी ऊंचाई कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना बताइए। एक पासा है, पासा मतलब कि आपका जो लूडो की गिट्टिक होती है, आप देखते होंगे कि हर एक फलक पे हर एक जो सरफेस होता है जो ऊपर आता है उस पे एक एक जो होता है, किसी पे 1 लिखा होता है, किसी पे 2, किसी पे 3, किसी पे 4, किसी पे 5, किसी पे 6 फलक होते हैं और 6 पे अलग अलग नंबर पड़े होते हैं, ठीक। तो अब बोल रहा कि किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना बताइए। देखिए यदि किसी पासे को फेंका जाए तो उस पर इसमें से कोई भी अंक ऊपर आ सकता है, अतः सभी संभावना परिणाम है। इस प्रयोग की प्रतिदर्श समष्टि इस तरीके से लिखी जाती है। प्रतिदर्श समष्टि किसी प्रयोग की क्या होती है कि जो जो चीजें जो हैं वह पॉसिबल है, यह घटना घटित हो सकती है। अब देखिए हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी, संभावना क्या लिखते हैं, अनुकूल घटनाएं और बटे कुल घटनाएं। तो कुल घटनाएं कितनी घटित हो सकती हैं, 6 घटनाएं हैं, 6 में से कुछ भी आ सकता है। और जो फलक हम चाह रहे हैं, कोई एक फलक हमारा ऊपर आए, उसके घटित होने की संख्या क्या होगी 1 होगी, तो 1/6 यही आपका हो जाएगा। ये आपसे पूछ रहा था कि किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना, तो किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना क्या हो जाएगी 1/6। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, एक पासे को यादृच्छ फेंकने पर उसकी सम अंक आने की घटना बताइए और विषम अंक आने की घटना बताइए। अभी आपने देखा प्रतिदर्श समष्टि कि किसी भी पासे को फेंकते हैं तो उस पे 1 2 3 4 5 6 ये संख्याएं आ सकती हैं। ये आपका होता है प्रतिदर्श समष्टि, मतलब क्या क्या घटित हो सकता है, कुल घटनाएं, ये होता है आपका प्रतिदर्श समष्टि।
लेकिन अब आपसे पूछ क्या रहा है, पहले में पूछ रहा है सम अंक आने की घटना बताइए। ठीक, तो सम अंक आने की घटनाएं क्या होंगी? सम अंक आने की घटना, सम अंक इसमें से कौन कौन सा है? 2 है, 4 है और 6 है। ये सम अंक आने की घटना हो जाएगी। और विषम अंक आने की भी घटनाएं पूछ रहा है, तो विषम अंक आने की घटना 1, 3 और 5, ये 3 घटनाएं विषम अंक की हो जाएंगी, ये 3 घटनाएं सम अंक की। आपसे घटनाएं पूछ रहा है तो इस तरीके से आपको घटनाएं लिखना है, आपसे संभावना नहीं पूछ रहा है। जब संभावना पूछेगा तो यहीं पे लिखिएगा प्रोबेबिलिटी, और कुल घटनाएं 6 और सम आने की घटनाएं 3, तो ये हो जाएगा 1/2। और इसी तरीके से ये भी प्रोबेबिलिटी 3/6 बनेगा, और ये भी कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक, यानी कि आधा पॉसिबिलिटी है सम अंक आने की, आधी पॉसिबिलिटी है विषम अंक आने की। ठीक, तो ये आप समझ गए प्रश्न संख्या 17। देखिए प्रश्न संख्या 18 है, समान आयतन के दो लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, यदि उनके अर्धव्यासों का अनुपात क्या होगा? उनके अर्धव्यासों का अनुपात क्या होगा? अब देखिए, दो लंबवृत्तीय बेलन, दो लंबवृत्तीय बेलन है जिनका आयतन जो है, वॉल्यूम, वह आपको समान दिया गया है। ठीक, इस तरीके से दो बेलन है, बोल दिया गया कि आयतन जो है इनका समान है, यानी कि V1 V2 जो है वह समान है। इस तरीके से कोई थोड़ा पतला होकर लंबा हो सकता है, कोई थोड़ा सा मोटा इस तरीके से हो सकता है, लेकिन बोला गया कि V1 बराबर V2 है। ठीक, दोनों का वॉल्यूम, दोनों का आयतन जो है वह समान है, और इनके ऊंचाइयों का अनुपात बताया गया है कि इसका H1 और इसका H2। ठीक, तो इसको H2 को दूना बताया गया है, तो ये तो आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं। तो उनके अर्धव्यासों का, उनका व्यास, उनका अर्धव्यास क्या होता है? त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या का अनुपात आपको सीधे सीधे बताना है। तो चलिए देखते हैं, यहां पे लिखते हैं V1 बराबर V2 दिया गया है। ठीक, अब यहां पे समझिए कि V1 बराबर V2 दिया गया है, और क्या दिया गया है? ऊंचाइयों का अनुपात कितना दिया गया है? H1/H2 बराबर आपको दिया गया है 1:2, यानी कि 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि यहीं से लिख सकते हैं H1/H2 बराबर 1/2 है। तो अब वॉल्यूम लिखिए, वॉल्यूम क्या होता है? पाई R स्क्वायर इंटू H, तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस इंटू H1, और ये हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर H2। अब इसके बाद देखिए, पाई को उधर भेज दीजिए, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर टू H2। और अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर हम लोग निकालना चाहें तो इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर इंटू H1 और R2 का स्क्वायर बाई H2 बराबर 1 के हो जाएगा। अब R1 बाई R2 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों का ही स्क्वायर है, और H1 बाई H2 को अलग लिख दीजिए, H1 बाई H2 बराबर 1। अब यहाँ पे H1 बाई H2 का आपको मान पता है 1/2 है, तो इसकी जगह 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा R1 बाई R2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 बराबर 1। ठीक, इतना लिख दिया आपने। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये आपका हो गया R1 बाई R2 का होल स्क्वायर बराबर 2, ये हो गया। और R1 बाई R2 बराबर लिख सकते हैं √2/1, यानी कि R1 बाई R2 आपका क्या हो जाएगा? ये कैसा अनुपात हो जाएगा? √2:1 का अनुपात हो जाएगा। यही आपसे अर्धव्यासों का अनुपात पूछ रहा है, तो √2:1 यह अनुपात आपका आ जाएगा। बहुत ही आसानी से यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 19, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 मीटर है और उसका आयतन 924 मीटर क्यूब है,
तो पाई 22/7 मानते हुए उसके व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। व्यास से ऊंचाई का अनुपात आपको ज्ञात करना है। देखिए फिर से बेलनाकार स्तंभ है अपने पास, उसका वक्र पृष्ठ हमको पता है और उसका आयतन हमको पता है, तो उसके व्यास का उसकी ऊंचाई से क्या अनुपात होगा यह आपको बताना है। तो देखिए बेलनाकार है तो मान लेते हैं इसका जो त्रिज्या है वह r है, जो ऊंचाई है h है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला एक बार आप लगा लीजिए। वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई r इंटू एच, ये हो जाएगा जो कि दिया गया है 264। 264 बराबर 2 पाई r इंटू एच। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। 264 r और h हमको नहीं पता है, 2 पाई इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 2, और पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, बताया है, इंटू r इंटू एच। अब देखिए यहाँ पे हम 2 से काटेंगे तो 1 3 और 2 यहाँ पे बचेगा, और इसके बाद 11 से कटेगा क्या, हाँ 11 से कटेगा। 11 दूनी 22 और 11 एकन्नम 11 और 11 दूनी 22, फिर 2 से काटिए 6 बचेगा। तो ये कितना हो गया आपका r इंटू एच, कितना आ गया आपका 7×6 = 42। r इंटू एच की वैल्यू आपको मिल गई 42। अब इसके बाद देखिए दूसरा आपको क्या दिया गया है, आयतन, वॉल्यूम आपको दिया गया है। वॉल्यूम क्या होता है, पाई r² इंटू एच होता है, जिसका मान दिया गया है 924, और पाई r², पाई की वैल्यू 22/7 और एक r और इंटू r इंटू एच, ये। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे आपको निकालना क्या है, उसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात। तो व्यास माने 2r होता है और ऊंचाई माने h होता है, यही आपको निकालना है। अब यहाँ पे आपको देखिए जो वैल्यू पता है वो रख दीजिए। 924 बराबर 22/7 गुणे r, और h की वैल्यू पता है 42, तो रख दीजिए 42। r बराबर हो जाएगा 924 गुणे 7 बटे 22 गुणे 42। अब इसके बाद देखिए 7×6 = 42, 6 बार में कट जाएगा, और ये 924 को अगर काटा जाए तो देखिए 11 से 2 बार में ये कटा, और ये 8 और 4 बचा, 84 बार में कट गया। अब इसके बाद देखिए फिर 2 से काटिएगा तो 4 और 2 42 बार में कट जाएगा, और बटे 6 है, तो r का मान आ गया 42/6। 42 में भाग जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 बार में। r की वैल्यू जो हो गई वह आपको 7 मिल गई। r की वैल्यू जब आपको 7 मिल गई तो RH का मान आपको 42 पता है। r की वैल्यू जब 7 हो गई तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी 42/7, यानी कि यहीं से h का मान अगर आप लिखना चाहें 42/7, तो 7×6 = 42, h का मान 6 आ गया। h का मान 6 आ गया। अब आपको इसका 2r/h का मान बताना है, तो 2 × 7/6, तो ये हो जाएगा 14/6, और ऊपर नीचे काटेंगे 2 से तो ये कितना आ जाएगा 7:3। 7/3 आएगा, जिसको लिख सकते हैं 7:3, यानी कि व्यास और जो ऊंचाई है उसका अनुपात कितना हो जाएगा, 7:3 का अनुपात होगा। ठीक, यहाँ पे हमने कैसे निकाला, 2 चीजें हमको दी गई थी। वक्र पृष्ठ दिया गया था, तो वक्र पृष्ठ से हमको जो मिला r इंटू एच का मान निकाल लिया हमने। उसके बाद हमको क्या दिया था, इसके बाद हमको आयतन दिया था, तो आयतन वाला फॉर्मूला हमने लगाया, जिसमें हमको r की वैल्यू मिल गई। जब r की वैल्यू मिल गई तो r इंटू एच की वैल्यू हमको पता है, उसमें r की वैल्यू रख दी तो हमको h का वैल्यू पता चल गया। अब हमको पता कि निकालना क्या है, क्या अनुपात हमको निकालना है, तो व्यास और ऊंचाई का अनुपात हमको निकालना है। व्यास होता है 2r और बटे ऊंचाई, तो 2r/h का मान हमको निकालना है। हमने r और h का मान लिख दिया यहाँ पे, तो हमको अनुपात पता चल गया 7:3।
ठीक, तो बहुत ही आसान है, कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या 20 है, वर्गमूल किसे कहते हैं। वर्गमूल बहुत ही आसानी से आप समझ रहे हैं क्या होता है। तो यदि x का वर्ग एक्स स्क्वायर हो तो x को एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कहते हैं। यहाँ पे x बढ़ा लीजिएगा। देखिए यदि x का वर्ग एक्स स्क्वायर हो तो x को एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कहते हैं। इसे इस तरीके से करनी में व्यक्त करते हैं, संकेत से व्यक्त किया जाता है। इसीलिए 5 का वर्ग जो है 5 का स्क्वायर लिखा जाता है। अतः 25 जो है 25 का वर्गमूल 5 है। 25 का वर्गमूल 5 है। ठीक, तो वर्गमूल तो आप समझते ही हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं संख्या 21 है, वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां हैं। वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां हैं। तो वर्गमूल निकालने की जो मुख्यतः 2 विधि मैंने आपको बताया है। एक आपकी भाग विधि है, डिवीजन मेथड। दूसरा है आपका गुणनखंड विधि। इसमें हम क्या करते हैं, गुणनखंड करके लिख देते हैं, पेयर निकालते हैं। और भाग विधि तो इसी क्लास में हमने अभी करके देखा था पहले ही प्रश्न में। तो ये 2 विधियां हैं। और तीसरी विधि आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं, अनुमान विधि। ये गेसिंग मेथड है, मतलब कैसे हम जिसे बोलते हैं गेस करना, तुक्का लगाना। तो ये एक मेथड नाम इन्होंने दे दिया है, लेकिन जो मेनली 2 मेथड है वह यही है, भाग विधि और गुणनखंड विधि, डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 21। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 22 है, भाग विधि से निम्नलिखित का वर्गमूल निकालिए। करनी में दिया है कितना 15,625। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए इस तरीके से 2 रेखाएं खींचिए और लिखिए 15,625। और इसके बाद यहां से दाहिने से 2-2 का पेयर बनाइए। अब देखिए एक संख्या बच रहा है तो एक संख्या का ही पेयर हो जाएगा। अब यहाँ पे पहला जो पेयर आपको दिख रहा है वह है 1। तो हमको ऐसी संख्या चाहिए जिसका वर्ग 1 के बराबर या उससे छोटा हो। तो 1 का ही वर्ग जो होता है वह 1 के बराबर होता है। तो एक बार ले जाएंगे तो यहाँ 1 लिखा जाएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा। 1 जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 घटा और अब अगला पेयर 56 उतर जाएगा। अब इसके बाद देखिए 2 के बाद इकाई का स्थान खाली है। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 21 और एक बार जाएगा तो 21 आ जाएगा। 2 लिखेंगे तो 44। 3 लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा तो इसीलिए 2 बार ले जाएंगे। तो ये हो गया आपका 44। फिर 2 यहाँ जुड़ जाएगा तो ये हो गया आपका 24 और यहाँ घटा दीजिए तो ये आपका हो गया 2 और 1 12। और इसके बाद अगला पेयर उतार दिए 25 और यहाँ पे अब क्या लिखा जाएगा, 1 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 241। 2 लिखेंगे तो 242 और 2 बार जाएगा फिर भी 400, मतलब लगभग 500 के बराबर होगा। तो यहाँ पे कम से कम हमारा 5 बार जाएगा। 5 बार ले जाइए तो 5 पच्चे 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 चौक 20, 2 22 हासिल लगा 2 और 5 दूनी 10, 2 12। देखिए एकदम इसी के बराबर आ गया, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया। और ये इसका वर्गमूल जो हमको मिल गया वह कितना मिल गया 125। इसका वर्गमूल आ गया 125, यानी कि इसका वर्गमूल कितना आएगा 125। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है, करनी में दिया गया है 2 के घाते 4 धन क्यूब रूट ऑफ, यहाँ करनी की घात 3 है, करनी में 64 प्लस करनी की घात है 4 और 2 के घाते 8 दिया गया है। अब समझिए, देखिए करनी को हम लोग लिख सकते हैं, करनी यहाँ पे जब घात जो है वह कुछ नहीं लिखा होता है तो 2 होता है। जब कुछ नहीं लिखा है तो 2 है। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के घाते 4 के घाते 1/2 और इसको लिख सकते हैं 64 के घाते 1/3, क्योंकि यहाँ करनी की घात 3 है। और इसको लिखा जा सकता है 2 के घाते 8 के घाते, यहाँ 4 है तो 1/4। अब समझ गए आप, जितने घात की करनी है, जैसे n घात की करनी है तो घात में 1/n लिखा जाएगा। 2 घात की करनी थी तो 1/2 लिखा गया, 3 घात की थी तो 1/3 लिखा गया और 4 घात की थी तो 1/4 लिखा गया। अब इसके बाद समझिए कि यहाँ पे देखिए 2 के घाते 4 है और के घाते 1/2 है। तो यहाँ पे जैसे a के घाते m हो और उसके घाते n हो
तो यहाँ पे क्या होता है कि घातों का गुणा हो जाता है आपस में। ठीक, तो अगर किसी संख्या के घात में कोई संख्या है और उसके भी घात में कोई संख्या है तो दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है, ये घात का नियम होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2 के घाते 4 है और इसका गुणा हो जाएगा 1/2 में, धन 64 को कितना लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 4 के घाते 3, 4 के घाते 3, क्योंकि 4 चौक 16, 16 चौक 64, और यहाँ पे है ऊपर 1/3, तो 1/3 से गुणा हो जाएगा, और यह है 2 के घाते 8 गुणे 1/4। अब देखिए 4 का गुणा होगा 1/2 में, तो 2 से 4 को काटिए 2 बार में, तो ये बच जाएगा 2 के घाते 2, और ये हो जाएगा 4 के घाते 1 बच जाएगा, और ये 2 के घाते 2। अब 2 के घाते 2 यानी कि 4, और ये 4 के घाते 1 माने 4, और 2 के घाते 2 माने 4, तो 4 धन 4 धन 4, 4 4 8, और 8 और 4 12, यानी कि उत्तर कितना आ गया 12। तो इस तरीके से इसका जो उत्तर आएगा वह आ जाएगा 12। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24, वर्ग स्क्वायर किसे कहते हैं। तो अभी आपने वर्गमूल देखा था कि वर्गमूल क्या होता है, जैसे x का अगर वर्ग x स्क्वायर है तो हम x को क्या कहते हैं, x स्क्वायर का वर्गमूल कहते हैं। तो इसी तरीके से यदि कोई संख्या x है तो x का 2 बार गुणा x स्क्वायर उसका वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये समझ गए आप वर्ग स्क्वायर क्या होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब 5 संख्याएं यहाँ पे दी गई हैं, पांचों संख्याएं क्या हैं आपकी इस तरीके से भिन्न में है, परिमेय संख्याएं हैं। तो इसका माध्यिका आपको अगर निकालना है तो सबसे पहले माध्यिका, जब भी आप दी गई संख्याओं का निकालते हैं तो सबसे पहला काम जो होता है माध्यिका निकालते समय वह संख्याओं को क्रम में लगाना होता है। ठीक है, संख्याओं को एक क्रम में लगाइए, ठीक, बढ़ते हुए क्रम में लगा लीजिए। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आपको देखना है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, ये देखने के लिए अनुमान लगाने के लिए आप चाहें तो इसको 0.5 लिख दीजिए, इसको 0.33 लिख दीजिए, इसको 0.25 लिख दीजिए, और इसको 8 और ये 7 है। ठीक, तो इसको दशमलव लगाएंगे तो 70 हो जाएगा, और 8 8 64 और 8 9 72, तो 0.8 हो गया ये, और ये 0.4 हो गया। तो अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0.25, तो 1/4, इसके बाद 0.3 आ रहा है तो 1/3, इसके बाद 0.4 आ रहा है तो 2/5, इसके बाद 0.5 आ रहा है तो 1/2, इसके बाद 0.8 7/8। ये आपका एक बढ़ते हुए क्रम में आपने संख्याओं को लगा लिया, सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। ठीक, ये क्रम में आपने लगा लिया। अब यहाँ पे दी गई संख्याओं की संख्या कितनी है, 5 है, जो कि विषम है। तो विषम के केस में माध्यिका का जो फॉर्मूला लगता है वह क्या लगता है, माध्यिका का फॉर्मूला लगता है n/1/2वें पद का मान। तो n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5-1 यानी कि 6, 6/2 यानी कि 3, 3वें पद का मान। तो 3वां पद यहाँ पे कौन है, जो क्रम से आपने लगाया है उसी में देखिएगा, यहां मत देखने लगिएगा, यहां देखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, गलती हो जाएगी। यहाँ है 2/3, तीसरा पद है 2/5, तो तीसरा पद है 2/5, यही आपकी माध्यिका हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अब आप माध्यिका निकालना बहुत ही आसान है। और अगर आप इस तरीके से दशमलव में कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे हैं तो हर समान कर लीजिएगा, हर समान करेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 120 जाएगा, लंबा चला जाएगा, लेकिन ये आपको दशमलव में कन्वर्ट करना आसान है। तो चलिए कोई नहीं, ये आप इस तरीके से दशमलव से भी कर लेंगे, आसान है आपके लिए। तो उम्मीद है कि यहाँ तक प्रश्न संख्या 25 तक आपको सभी प्रश्न जो हैं वह समझ में आ गए होंगे। कहीं किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप प्रश्न संख्या जो है वह लिख के कमेंट करिएगा, और इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुपों तक यह क्लास जानी चाहिए, ताकि सभी लोग जो है वह इसी तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई कर पाए, अपनी तैयारी कर पाए, अपनी प्रिपरेशन कर पाए। ठीक है,
तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। आप अपने विचार जो है कमेंट करके जरूर बताइए कैसी लगी आपको क्लास, और शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं आपको भूलना है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से ये सारी क्लासेस आपको मिलती रहें सभी विषयों की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सभी विषयों का, वहां से जाकर के आप इंडिविजुअल विषय को जैसा चाहें वैसा जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, और आपके डाउट्स का सलूशन चाहिए, और आप चाहते हैं कि कम समय में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप पढ़ पाएं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अस्तित्व एकेडमी ऐप है हमारा, जिसका लिंक दिया गया है। ऐप का लिंक है, नाम है ऐप का अस्तित्व एकेडमी, उसको डाउनलोड करिए। वहां पे आपको 4th सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी 4th सेमेस्टर पढ़ने के लिए। एक बार आप बैठोगे तो आपकी पूरी तैयारी होती जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कहीं कोई डाउट हो तो नंबर दिया गया है, कॉल करिए और अपने डाउट का जो है समाधान पाइए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तब तक ऐसे बने रहिए चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।